नमस्कार दोस्तों, मैं अंजू दुआ जैमिनी आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम लेकर। दोस्तों, आज जिस पुस्तक की समीक्षा करूंगी मैं, उसका नाम है अगली पीढ़ियों के नाम। आप देख सकते हैं, सुरेश स्वप्निल जी ने लिखी है। ये इसके रचनाकार हैं, काव्य है यह एक। तो मैं बात करती हूँ इसके बारे में, आप देख सकते हैं। और अब मैं समीक्षा करती हूँ इसकी। यह 30वीं कड़ी है पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत। तो मैं इसके बारे में बता देती हूँ। पेपर बैक में है, बोधि प्रकाशन जयपुर से आई है। इसका मूल्य है 150 रुपए और ये नवंबर 2020 में प्रकाशित हुई है। इसमें पृष्ठ है 132 और इसमें 73 कविताएं शामिल हैं। पहले मैं बात करूंगी व्यक्तित्व के बारे में। श्री सुरेश, स्वर्गीय सुरेश, जी हाँ दोस्तों, इनका देहांत हो चुका है। तो सुरेश स्वप्निल जी जो हैं भोपाल के निवासी थे। वैसे मैं बता दूं कि लेखक हमेशा जिंदा रहता है अपनी रचनाओं के माध्यम से। इनका जन्म 10 मार्च 1958 में झांसी में हुआ था और मृत्यु 22 दिसंबर 2019 में भोपाल में हुई। इन्होंने एमए हिंदी अर्थशास्त्र दोनों विषयों में किया था और फिर ये भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान पुणे से फिल्म निर्देशन में इन्होंने स्नातक किया। और उसके पश्चात पहली कविता 1965 में और पहली गजल 1975 में प्रकाशित हुई। इनकी करीब 300 कविताएं, 50 व्यंग आलेख और 3 नाटक प्रकाशित हो चुके हैं। और एक लघु संग्रह है इनका, लघु कविता संग्रह है, और एक गजल संग्रह प्रकाशित हो चुका है। ये ब्लॉगर रहे हैं। 1983 में रंग कर्म में लेखन और अभिनय इन्होंने किया। नाट्य निर्देशन की शुरुआत भी इन्होंने तभी की। ये प्ले राइटर है, एक्टर रहे हैं, डायरेक्टर रहे हैं। इनकी फिल्म अनुभाव का चयन और प्रदर्शन हुआ था राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में। अब मैं इस कृति के बारे में बात करती हूँ। जैसा मैंने बताया, इसमें 73 कविताएं हैं, मुक्त छंद। और इसकी भूमिका लिखी है श्री मनोज रूपड़ा जी ने। और उसमें कहा है उन्होंने कि सुरेश स्वप्निल की कविताओं में बदलते समय का प्रभाव भी है और समय के साथ न बदल पाई अडिग निजल भी। वे कवि होने के साथ साथ नाटककार और नाट्य निर्देशन भी थे। उनके लिखे नाटकों का मध्य प्रदेश के कई शहरों में मंचन भी हुआ था। दुर्भाग्य से उसी दौरान एक जबरदस्त स्ट्रोक के कारण इनके स्वास्थ्य में बहुत गिरावट आई और इनकी भावी योजनाओं को इनके गिरते स्वास्थ्य ने बहुत पीछे धकेल दिया। वे लंबी अवधि तक होम आइसोलेशन में रहे क्योंकि सोवियत विघटन के सदमे से ये उबर नहीं पाए और उनके व्यक्तित्व का आधा क्रियाशील हिस्सा खत्म हो गया था। उन्होंने अपनी कविताओं में समाज की पीड़ा और आम आदमी के सपनों को स्वर दिया। तो कवि शिव के समान होता है जो गरल पीता है समाज का। अब मेरी दृष्टि में इस पुस्तक के बारे में बात करें तो ये जो कविताएं मुझे क्रांति का बिगुल लगी। ऐसा लगा कि ये कविताएं बिगुल बजा रही क्रांति का मुखरित स्वर। इसमें बिंबों और प्रतीकों का बहुत अच्छा प्रयोग किया और इसमें व्यंजना शब्द शक्ति बहुत प्रयोग की गई है, जो एक कविता के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और इनकी सशक्त कविताएं कमजोरी को भी स्वीकारती हैं। इनमें नैराश्य मैंने देखा, थकान देखी, सत्ता को चुनौती देखी मैंने, और इसमें अपनी हत्या की आशंका भी देखी मैंने। व्यक्ति को संतुलन बनाना आना चाहिए, यही जीने की कला है। संतुलित मस्तिष्क, मन ही दूसरों का मार्गदर्शन कर सकता है। मरने से पहले जीना तो सीखना होगा। अंधेरे से उजाले की ओर चलना होगा। जिंदा नहीं रहोगे तो लड़ोगे कैसे? आत्मघाती प्रवृत्ति, नकारात्मक सोच से हमें बचना चाहिए। इनकी कुछ कविताओं के मैं आपको शीर्षक बता देती हूँ, आप खुद जान जाएंगे। जनता जानती है, फराओ कब मरेगा, अलोकप्रिय हो जाना, असंभव, विद्रोह की सिम्फनी,
व्यवस्था के हाथों में तानाशाह, बहकाए बच्चे, सारा देश शमशान, मरना तो चाहो। तो ये इनकी कुछ कविताओं के शीर्षक हैं। और कवि ने अपनी कलम के माध्यम से चिंगारी छोड़ी है जो दावानल में बदलने को तैयार है। अगर व्यवस्था ने उन पर सहयोग की पुछार न की तो चेतावनी है ये। कहीं ना कहीं क्रांति बलिदान तो मांगती है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और मुखरित स्वरों के जन्मदाता को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। तो दोस्तों अब मैं कविता पढ़ देती हूँ। इसमें क्या है आप जान जाएंगे। पहली कविता है जनता जानती है कि किसी भ्रम में मत रहना जापना। यह वह जनता नहीं जो स्मृति दोष का शिकार थी और भूल जाती थी हर बार शासकों के अत्याचार और भ्रष्टाचार। इसके पास तुम्हारे सारे कुकर्मों का हिसाब है। यह जनता किसी और ही मिट्टी की बनी है और जानती है कैसे गिराए जाते हैं सिंहासन, कैसे ठिकाने लाई जा सकती है सत्ताधारियों की बुद्धि। तुम्हें चेतावनी है यह उस नकारा जनता की, उसी आम आदमी की जिसे मूर्ख बनाकर तुम आ पहुंचे हो सिंहासन तक। यह जनता जानती है तख्त पर बैठाना, मगर उससे भी पहले यह कि कैसे उतारा जा सकता है शहंशाहों को तख्त से। जनता को धोखा मत देना जापना, यह छोड़ेगी नहीं तुम्हें और तुम्हारी भावी पीढ़ियों को। एक और मैं सुना देती हूँ। शीर्षक कविता आपको बहुत अच्छी लगेगी। आप देखिए कि अगली पीढ़ियों के नाम इन्होंने क्या लिखा है सुरेश जी ने कि भय नहीं लगता हमें अब समय से, संयोग से, सरकार से, लाठियों से, गोलियों की मार से। डर गए तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी। हो चुका डरना बहुत दिन, उम्र सारी कट गई प्रतिरोध में अन्याय के। अब क्या डरेंगे? मृत्यु जब पल पल निकटतर आ रही हो। जिस तरह सारे मरेंगे उस तरह मर जाएंगे हम भी, मगर कह जाएंगे निर्द्वंद होकर बात अपनी। छोड़ जाएंगे कई संदेश अगली पीढ़ियों के नाम, अगली पीढ़ियों के नाम। तो दोस्तों यह है इनकी कविताओं का रस, इनका कलेवर, इनका फ्लेवर। अब अंतिम कविता देखिए इस संग्रह की, अंतिम पराजय के लिए। इसका शीर्षक है जैसा ठीक समझे हुजूर, आप चाहेंगे तो फिर लड़ लेंगे। आप तो विशेषज्ञ हैं युद्ध कला के। अगर इतने उत्कंठित क्यों हैं? आप इतने उत्कंठित क्यों हैं? लेकिन आप सोच रहे हैं संभवतः असावधानी और अति आत्मविश्वास ले डूबा आपको। किंतु अर्ध सत्य है यह, वस्तुतः आप जब तक उत्कंठित हैं तब तक कभी समझ नहीं पाएंगे अपनी पराजय के वास्तविक कारणों को। वास्तविकता तो यह है कि आपका चरित्र, आपकी नीतियां, आपकी विचारधारा और आपकी रणनीति इतने अधिक प्रदूषित हो चुके हैं कि जब भी सत्य, ईमानदारी और न्याय के पक्षधर उतरेंगे आपके विरुद्ध मैदान में, तब केवल पराजय ही हाथ आनी है आपके। बेकार की जिद छोड़िए हुजूर। हम जनता हैं आपकी सारी सम्मिलित सेनाओं से सैकड़ों हजार गुना। हम तो खाली हाथ ही बहुत है सरकार। चुनौती आपने दी है, युद्ध तो लड़ना ही होगा आपको। तैयार हो जाइए महाशय अपनी अवश्यंभावी अंतिम पराजय के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों, आप जुड़े रहिए इस कार्यक्रम के साथ और मैं नई नई पुस्तकें आपके लिए लाती रहूंगी। धन्यवाद।